फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने 4 स्टेप्स में स्टडी करना है। सबसे पहले वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलो एल्केन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। इसके अंदर हमारे सिलेबस में SN1 और SN2 है, इसके अलावा SNI और SNAR, ठीक है जी। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। देन वी हैव बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद द मेटल्स, देन लास्ट होगा हमारा रिडक्शन रिएक्शंस। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो बेसिक मैकेनिज्म है that has been studied under a term called SN1 and SN2। क्योंकि 2 टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे SN1 और SN2, तो वो हम सबसे पहले शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पुत्र आप समझिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि SN1 मैकेनिज्म से होंगे, दे आर नेम्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो नाम से यहाँ क्लियर हो रहा है कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1, यूनिमॉलिक्यूलर। तो बेसिकली ये रिएक्शन कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में। तो यहाँ पे याद करें SN1 कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। इनमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहाँ पे आप देखिए 2 स्टेप मैंने लिखे हैं। सपोज एल्काइल हैलाइड in the presence of polar protic solvent will result to form carbocation and halide ion। तो ये है आपका स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसका मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से एल्काइल हैलाइड ओनली विद रेज़्ड टू पावर 1। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया 1। क्लियर हो गया जी। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए जो इंटरमीडिएट बना है वो कौन बना है, कार्बोकैटायन। सो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे ये स्टेप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का। उसके बाद जो आपका कार्बोकैटायन आया उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल आइदर कैरी अ नेगेटिव चार्ज और कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो अटैक करेगा ऑन टू द कार्बोकैटायन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज सब्स्टिट्यूटेड, जो सब्स्टिट्यूट हो चुका होगा। यहां तक क्लियर हुआ जी। अब 5th जो पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे दैट पॉइंट इज, तो जो 5th पॉइंट है वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो कहीं पे भी अगर आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स मिलेंगे तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट्स जो पोलर भी हों, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिनका सेपरेट हो और जिनके पास प्रोटॉन्स हो, H पॉजिटिव आयन अवेलेबल हो, तो उनकी प्रेजेंस में SN1 रिएक्शन होगा। रीजन क्या है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की वजह से जो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैलाइड आयन अलग और एल्काइल एज अ कार्बोकैटायन अलग हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एल्काइल हैलाइड्स एज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आपका एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री टर्शरी है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यानी कि जल्दी से रिएक्ट होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। वेयर एज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एल्काइल हैलाइड। अब अगर एल्काइल ग्रुप सेम है और हैलाइड अलग है तो इन दैट केस जितना साइज बड़ा उतना वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, जिसकी वजह से हैलाइड जो है वो जल्दी टूट जाएगा और आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एल्काइल हैलाइड जितना साइज डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एल्काइल हैलाइड जो है वो इजीली टूट जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुए। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले आप याद रखिए कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वो डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 मैकेनिज्म। क्लियर हो गया जी। जस्ट फॉर्मेशन पहला ही स्टेप, दूसरा तीसरा नहीं। यानी कि आपको याद होगा अगर कार्बोकैटायन बनते हैं तो आप वहां पे रीअरेंजमेंट करते हो अगर पॉसिबल हो टू गेट द मेजर प्रोडक्ट।
लेकिन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे, ना ही कार्बोकेटाइन के हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह पे या फिनाइल शिफ्ट पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन जो आपने बनाया क्या उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मेजर प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जनरली आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है पुत्र, अब मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल दिए थे। सपोज एक एलाइलिक हैलाइड दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, एक हमने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया, एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया। अब आपको कहा जी बताइए इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा। तो रूल के हिसाब से सर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए, यानी कि C, B और A होना चाहिए, बट इसका आंसर है CAB। रीजन क्या है, देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, तो ये तो सबसे पहले आएगा, लेकिन उसके बाद आते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक। कुछ बुक्स बेंजाइलिक को पहले लिखती हैं, बट जनरली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। तो उसके बाद आएगा पुत्र आपके पास एलाइलिक। एलाइलिक रीजन सर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यू कैन सी इजिली कि ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है ये इधर शिफ्ट हो सकता है, तो रेजोनेंस की वजह से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होने के बावजूद भी एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई हियर द C having fast rate of reaction towards SN1 mechanism, then B and then ultimately C. तो एक क्वेश्चन है पुत्र, you want to find out the trend of rate of hydrolysis of these alkyl halide। आपको एक 3 डिग्री alkyl halide दिया, एक 2 डिग्री दिया, एक 1 डिग्री दिया, तो आपसे पूछा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। मैंने पहले ही बताया रेट डिपेंड करेगा ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि पहले स्टेप पे जितना स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप में ही, फॉर्मेशन में ही, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो सर यानी कि अगर फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन होता तो ये क्लोरीन छोड़ता ये 3 डिग्री बनता, यहाँ पे लिखूं 3 डिग्री, ये क्लोरीन छोड़ता तो ये 2 डिग्री बनता, ये क्लोरीन छोड़ेगा तो 1 डिग्री बनेगा। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान दो, इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट बना देखिए आप ध्यान से, CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। लेकिन आपको पता है जहां पे पॉसिबल हो वहां पे हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे हम हाइड्राइड H नेगेटिव आयन को शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर, जिसकी वजह से इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अल्टीमेटली CH3 CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये CH3, यानी कि हिसाब से तो सर ये भी 3 डिग्री हो गया। ठीक है जी, अब आपके हिसाब से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अभी भी A, B और C ही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेट जो है रेट डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में तो यही बन रहा है, ये तो सेकंड स्टेप्स हैं, अगले स्टेप हैं, इन पे डिपेंड करेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल सपोज OH लगना होता वो यहां लगेगा या सर यहां लगेगा, तो वो यहां लगेगा। लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस सर 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1। तो यहां पे हमें हाइड्राइड शिफ्ट करके नहीं देखना था, लेकिन अगर आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता तब आपको हाइड्राइड शिफ्ट करना ही करना है अगर पॉसिबल हो। तो पुत्र नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसा आपको बताया था आयोडाइड का साइज ब्रोमाइड से बड़ा, ब्रोमाइड का क्लोराइड से फ्लोराइड का, तो यानी कि साइज ऑफ आयोडाइड आयन is more than that of bromide ion, then chloride, then fluoride। तो जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इनका वीक बॉन्ड हो जाएगा और वो उतना जल्दी टूट जाएगा। तो ये रहा सेकंड। थर्ड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, पोलर प्रोटिक। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सर 2 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तब
किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा? तो वो डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आपको याद हो, नहीं याद तो भी करो, थोड़ा सा तो कर लो। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, ठीक है जी, और इथेनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 35। कितना होता है पुत्र? 35। तो आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो। आपको पता होगा जब वाटर में दो चार्जेस को डाल दिया जाता है तो उनके चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो ये आयनिक कंपाउंड ही तो है, चार्जेस ही तो हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड जब आप इथाइल अल्कोहल में उसी एल्काइल हैलाइड को डालोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ 35 टाइम डिक्रीज होगी। तो डेफिनेटली यहां पे कौन नंबर ले जाएगा? आपका वाटर। क्लियर हो गया? तो SN2 को हम बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। बाइमॉलिक्यूलर का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, 2, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। मॉलिक्यूलरिटी वही होती है ना पुत्र। तो उस हिसाब से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। यानी कि SN1 के अंदर आपने न्यूक्लियोफाइल ज्यादा डाल भी दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन SN2 के अंदर अगर आपने न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ाई, डबल करी, ट्रिपल करी, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका चेंज करेगा। तो हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया उत्तर? 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए कि ये रिएक्शन एक्चुअली एक ही स्टेप में होता है। एक स्टेप का मतलब क्या है? सपोज आपने एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया विद सम न्यूक्लियोफाइल, तो साथ साथ में बॉन्ड टूटेगा। ये देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स, और दूसरी तरफ पीछे से बॉन्ड फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी साथ साथ में। सो दिस स्टेप एक्चुअली अकर्स इन अ सिंगल स्टेप, सेम ही स्टेप में होता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट होती है जो फॉर द जस्ट फ्यू सेकंड्स बनती है या मिली सेकंड्स बनती है। तो जैसे ही आपने डाला ऐसे ही ये तोड़ रहा होगा और तुरंत वो बन जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा एल्काइल हैलाइड अलग, एल्काइल हैलाइड में से आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलाइड आयन सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये भी ध्यान देखें पुत्र कि जो न्यूक्लियोफाइल लगा है वो पीछे से लगा है। कहाँ से लगा है? बैक साइड से। तो यानी कि यहाँ पे जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन हो जाएगी, उसकी इन्वर्जन हो जाएगी। SN1 के अंदर मेजरली जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिटेंशन से बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्बन एटम होंगे जहां पे कायरल कार्बन एटम होगा, कायरल कार्बन एटम होगा, वहां पे रिटेंशन और इन्वर्जन वाले दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। और जहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर कंसंट्रेशन वाले रिटेंशन और इन्वर्जन वाले प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम कहते थे रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे अब दोबारा आ जाइए SN2 में। सो SN2 के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक कर रहा है? फ्रॉम द बैक साइड। तो इसलिए अगर आप खुद ही देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज एक एल्काइल हैलाइड लगाऊं और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाऊं और एक कंपैरिजन लूं आपका सपोज टर्शरी एल्काइल हैलाइड में, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन फॉर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल किसमें आसान होगा? डेफिनेटली सर इस वाले में। रीजन यहाँ पे छोटे छोटे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बल्कि एल्काइल ग्रुप्स हैं। तो बल्कि एल्काइल ग्रुप्स होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह कम मिल रही है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत इजीली अटैक करेगा और साथ में आगे से हैलाइड जो है वो टूटता जाएगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इन दिस केस 1 डिग्री मोर देन दैट ऑफ द 2 डिग्री देन 3 डिग्री। यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता, इंटरमीडिएट नहीं बनता, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट अवेलेबल होती है। तो पुत्र इस हिसाब से आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन SN2 फॉर एल्काइल हैलाइड डिपेंड किस पे करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से जहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम वहां पे SN2 मैकेनिज्म फेवर होगा। तो 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है जी। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हैलोजन डिफरेंट है इन एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे सेम वही चीज, क्योंकि लिविंग ग्रुप का जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो साइज जितना ज्यादा होगा एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा, जिसके साइज जितना बड़ा उतना ईज ऑफ लिविंग ग्रुप जो है वो ज्यादा हो जाएगा।
तो दिस इज अबाउट SN2 मैकेनिज्म। उधर सपोज एक कंपाउंड है आपके पास इस तरीके से, तो ये है क्या, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है जी, यानी कि एक तरह से क्या है, ये क्लोरोप्रोपेन है। क्लोरोप्रोपेन को आपने एक बारी AgCN से रिएक्ट कराया, एक बारी KCN से। अब इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म होना है। SN2 मैकेनिज्म होगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, ध्यान से सुनिए, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड। CN जो है वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है जो कि कार्बन से भी बॉन्ड बना लेता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना लेता है। तो अगर आयनिक बॉन्ड होगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो CN में से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड बनाएगा। तो CN में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, C, कार्बन और नाइट्रोजन में से कार्बन, तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा साइनो कंपाउंड। क्लियर हो गया। यहां पे आप AgCN देखिए, अगर AgCN है तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवलेंट बॉन्ड के दौरान जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो बॉन्ड बनाएगा व्हाइल फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या कंपाउंड। क्लियर हो गया। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे भी यूज किया, अगर आयनिक है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, अगर कोवलेंट है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन अटैक कर रहा है व्हाइल फॉर्मिंग अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दे आर द सम एग्जांपल्स, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।